अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो सबसे पहला सवाल आता है आपको अरावली पर्वत श्रृंखला से लेकर के, तो वहाँ पर पहला ही सवाल आता है कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत कौन सा होता है। तो ये आपको प्राचीनतम पर्वत बताना होगा कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे किसको? अरावली पर्वत श्रृंखला को। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी पूछा जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। कब निर्माण हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण होता है। अब आपको जो चीज़ें समझनी है, ये तो मान लीजिए कि आप अगर रट भी लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, या पूछा जाए कि कितने राज्यों में है या कितने स्टेट में है, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से पाया जाता है? तो इसका विस्तार जो है वो गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से। और गुजरात में एक जगह है उसका नाम है पालनपुर। गुजरात में पालनपुर से इसका विस्तार होता है। और इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? तो गुजरात से आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान भी पड़ेगा, हरियाणा भी पड़ेगा, और लास्ट में कहाँ तक आकर के इसका विस्तार हो जाता है? तो कुल इसका विस्तार हो जाता है दिल्ली तक, इसका विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक पाया जाता है। और कुल इसके लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है तकरीबन 800 किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल आपको ये हो गया कि इसका विस्तार जो है वो मुख्य रूप से कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो गुजरात से लेकर के दिल्ली के बीच में पाया जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? तो टोटल लेंथ इसकी करीब करीब 800 किलोमीटर है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना है कि इसका जो मैक्सिमम विस्तार है, मैक्सिमम विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार का मतलब है करीब करीब अगर देखा जाए तो 80% के आसपास में इसका जो विस्तार होता है अरावली पर्वत श्रृंखला का, वो कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में ही इसका ज़्यादा विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि जो राजस्थान है, जब आप मैप में देखेंगे तो राजस्थान के ठीक बीचों बीच से होकर के अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तृत है या गुजरती है। तो राजस्थान के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि हम कह सकते हैं कि भारत के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो किन संदर्भों में इसका महत्व होता है खास करके राजस्थान के लिए और पूरे भारत के लिए, तो उसको समझते हैं कि पहली चीज़ तो ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला तो आपको यहाँ से ये मिल गया। अब दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान के ठीक बीचों बीच है। और आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसको हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार का मरुस्थल कहते हैं, तो थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर थार के मरुस्थल का विस्तार है। अब आप जानते हैं कि यहाँ से थार के मरुस्थल का विस्तार
अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारों तक है, लेकिन इसके बाद इसका विस्तार नहीं पाया जाता है। यानी कि ये रास्ते में रुकावट बन गया। तो क्या हुआ कि थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के अन्य क्षेत्रों में नहीं होने पाया। तो एक कारण आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि ये मरुस्थलीकरण को भारत में मरुस्थलीकरण को रोकता है। अब दूसरी चीज कि भारत में तो ये मरुस्थलीकरण को रोकता है, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकता है, लेकिन राजस्थान में यह जलवायु विभाजक के रूप में भी काम करता है। किस तरह से काम करता है? यह जलवायु विभाजक के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर आप जानते हैं कि वर्षा कितनी होती है। तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम होती है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला का जो पूर्वी किनारा है, अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। तो वर्षा के आधार पर ये एक जलवायु विभाजक के रूप में भी काम करता है। अब जहाँ पर वर्षा कम हो रही है वहाँ पर ये मरुस्थलीय क्षेत्र बनेगा, वहाँ पर ये मरुस्थलीय क्षेत्र बनाएगी। मरुस्थलीय क्षेत्र कह लें या इसी को हम लोग कह लें कि ये एरिड एरिया बनाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिड एरिया यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन इसके जो पूर्वी किनारा होगा वर्षा इसकी तुलना में यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर कैसा हो जाएगा? सेमी एरिड एरिया पाया जाएगा। कहाँ पर? अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी किनारे पर। तो यहाँ पर जो ये बातें हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से ये विस्तार इसका पाया जाता है और किस तरह से भारत में ये जलवायु, भारत में नहीं बल्कि राजस्थान में ये जलवायु विभाजक के रूप में काम करता है। अब दूसरी चीज़ आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण जब आप प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण होता है वो उस समय हुआ था जब भारत अफ्रीका से अलग हो रहा था। यानी कि भारत और अफ्रीका महाद्वीप से जब दोनों अलग हो रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक थियरी के टाइम पर आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, तो उसी समय क्या हुआ था कि अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी कंफर्म है कि जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं, तब वहाँ पर आपको एक चीज़ आप यहाँ पर एक प्रमाण दे सकते हैं कि जो खनिज संसाधन या जो क्वालिटी यहाँ की पाई जाती है वही क्वालिटी अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी किनारे पर स्थित पर्वत हैं वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर ही अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। तो एक चीज़ यहाँ पर आप और नोट करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण में आप बताएंगे अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से, अफ्रीकन प्लेट के अलग होने से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन इसका निर्माण हुआ और यहाँ तक पूरा 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार भी पाया जाता है। लेकिन अब वर्तमान में
क्या अरावली पर्वत श्रृंखला इसी तरह से विस्तृत है या नहीं है, तो आप बताएंगे कि इस समय अरावली पर्वत श्रृंखला का वही विस्तार नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपक्षय और अपर्दन यानी कि जो कटाव होता है और कटाव होने के बाद यहाँ से जो मलबे मिलते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो ऐसे में अपक्षय और अपर्दन के चलते यह वर्तमान में कैसा है, मात्र एक अवशिष्ट पर्वत है। अपक्षय और अपर्दन प्रभावी हैं, इसलिए कटाव अधिक हुआ है और कटाव अधिक होने के कारण अब यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विस्तृत हैं। अवशिष्ट पर्वत के रूप में ये विस्तृत हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर सर्वोच्च चोटी पूछा जाए, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है माउंट आबू में। माउंट आबू यहाँ पर एक स्थान है। माउंट आबू स्थान में स्थित कौन सी चोटी है, गुरु शिखर। इसकी अगर ऊंचाई पूछा जाए, कभी कभी आपसे ऊंचाई भी पूछा जाता है, तो इसकी ऊंचाई आप कितना बताएंगे, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है कि माउंट आबू जो गुरु शिखर है, उसको एक माउंट आबू जो स्थान है इसको संतों का टीला कहा जाता है। एक इसका निक नेम है संतों का टीला कहा जाता है माउंट आबू को। तो ये सवाल आपसे गुरु शिखर को कहा जाता है संतों का टीला, तो किसने कहा था, तो जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का टीला कहा था। तो ऐसे में यहाँ से आपको एक सवाल ये भी पूछा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कौन कौन से खनिज संसाधन अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्रों से पाए जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास में पाए जाने वाले कौन कौन से खनिज संसाधन हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है तांबा, सीसा, जस्ता है, साथ ही साथ यहाँ पर संगमरमर, चूना पत्थर इत्यादि खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। अब दूसरा सवाल एक यहाँ से और भी पूछा जाता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी नदी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर जो भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, पहली चीज़ तो ये मौसमी नदियाँ होती हैं। मौसमी नदियों में आप जब पढ़ेंगे यहाँ भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को, तो वहाँ पर आपको बतलाया जाएगा कि नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदा नीरा होती हैं और एक मौसमी होती हैं। मौसमी नदियाँ वो होती हैं जो बरसात के पानी से ही उसमें पानी आता है, बरसात के जल से ही उसमें प्रवाह होता है।
तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी नदियां कहते हैं। अब यहाँ पर मौसमी नदियों या यूं कह सकते हैं कि छोटी छोटी नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पर लूनी नदी प्रवाहित होती है और माही नदी। लेकिन ये दोनों नदियां किधर प्रवाहित होती हैं, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक नदी और पूरब की ओर बहती है, जो कि इस तरह से बहती है। इसको हम लोग कहते हैं चंबल नदी। चंबल नदी कहते हैं। और ये चंबल नदी आगे चल कर के किस में मिल जाती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये कौन सी होती है, यमुना नदी होती है। ये चंबल नदी होती है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जबकि पश्चिम की ओर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो कुल 2 नदियां हैं। एक को हम लोग कहते हैं लूनी और दूसरी को कहते हैं माही। तो लूनी और माही नदियां अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारों में ये प्रवाहित होती हैं। और कहाँ पर जाके मिल जाती हैं, तो गुजरात का जो कच्छ का रण वाला एरिया है वहाँ पर जाकर के ये विलीन हो जाती हैं। तो इस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला में एक चीज़ आप और समझ लें कि अरावली पर्वत श्रृंखला को ही दिल्ली के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्रों में ही इसी को हम रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। और इसी पर आपका राष्ट्रपति भवन बना है। तो यहाँ से अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सभी प्रश्न हम लोगों ने करीब करीब यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपके चाहे वो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के हों, चाहे सिविल सर्विसेज के हों, चाहे आपके डिफेंस के एग्ज़ाम हों, हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पर आपको जीएस ज्योग्राफी के रूप में पूछा जाता है वहाँ पर ये सवाल आपको पूछा ही जाता है। जैसे हम लोगों ने जो क्लास में बैच जो हम लोगों को चल रही है टीजीटी और पीजीटी स्पेशल की जो क्लास चल रही है पेड क्लास में, तो उसमें हम लोग इस पूरे इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं टेस्ट पेपर में भी आपको मिलता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें हम लोग टेस्ट पेपर में देखेंगे। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं